विशेष जाति को लेकर, मुसलमानों को लेकर, मेवों को लेकर टिप्पणी करते हैं। क्या ये राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से होते हैं या फिर सुर्खियां बटोरने के लिए? कि मैं जितने लोगों के संपर्क में आया उनमें से मैंने कोई एक आध आदमी को भी भला नहीं पाया। बिल्कुल आराम से स्वीकार करता हूं कि मैं कट्टर हिंदूवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं। इस देश में अब्दुल कलाम जैसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं। या मैं ये कहूं कि ये जो मेवात है, इस मेवात में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने केवल अलवर को नहीं, भरतपुर को नहीं, पूरे मेवात को पूरी दुनिया में और देश में बदनाम कर रखा है। इसलिए मैंने तय कर दिया, ना वोट लूंगा ना काम करूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनके पास भी अपने नेता थे। मेरा ये मानना है कि जिस समय जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और मुसलमानों ने अलग देश मांग लिया था, तो ये आर पार हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के पीछे सिर्फ 100% सभी पूरी कौम को लपेटना ये भी ठीक नहीं। मेरे खिलाफ कोई 1 रुपए का आरोप लगा दे, रिश्वत का, भ्रष्टाचार का, किसी की जमीन को गलत तरीके से खरीदने का या किसी की जमीन पर कब्जा करने का, 1 रुपए के बदले में 1 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। सार्वजनिक आरोप तो बहुत लगे थे। आपके विधायकी के दौर में आपने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। लोगों ने हर काम को मेरी पार्टनरशिप जोड़ दिया। पानी की लाइन डाल रहा हूं तो उसमें मेरी पार्टनरशिप है, सीवरेज की लाइन डाल रही है तो डल रही है तो उसमें मेरी पार्टनरशिप है, इंटरलॉक टाइल लग रही है तो मेरी पार्टनरशिप है। मैं पूछना चाहता हूं उन भ्रष्टाचारी आरोपियों से, आरोप लगाने वालों से, कहां गई वो सीवरेज की लाइन डालने वाली मेरी फैक्ट्री? कहां गई मेरे वो इंटरलॉक बनाने वाली फैक्ट्री? लोग कहते हैं आपके पास में मैं मुस्लिम और इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। करण मल्होत्रा की हत्या मुसलमानों ने सरेआम सड़क पर कर दी। उसके घर पर सबसे पहले कौन पहुंचा? 5 दिन बाद मैं गया हूं। उससे पहले कोई भी गया हो तो अपना नाम बता दे। किसी भी पार्टी का नेता गया हो अपना नाम बता दे। इस सुनार मोहन सोनी की दुकान पे मैं चंडीगढ़ था, 3 दिन तक मैं नहीं गया, तो कोई गया हो तो वो अपना नाम बता दे। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन घटनाओं पर मेरे जाने के बाद लोग भाग जाते हैं क्योंकि वो एक चुनौती खड़ी कर देते हैं। वो टिकट अगर दूसरे को मिल भी गया, मान लो संजय शर्मा टिकट ले आए, तो इसमें इतनी अदावत क्यों होगी आप दोनों के बीच में? आप एक दूसरे से नजरें तक चुराते हैं। नमस्कार, आज फिर एक बार हम एक पॉडकास्ट लेकर आपके बीच में आए हैं जिसमें हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें आप भली भांति जानते तो होंगे ही। पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देता हूं, शायद आप पहचान भी जाएंगे। हिंदुत्व पर मुखर अंदाज में बोलने वाले ये नेता हैं। नेताजी कहें या हिंदुत्व का एक अलवर का चेहरा कहें। अलवर में 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2008 से 13 और 2013 से 2018 तक। नाम है बनवारीलाल सिंघल। इनके बारे में और विस्तार से बात करूंगा। उससे पहले हम आपका स्वागत करते हैं सिंघल साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। आज सिंघल साहब से हमने बहुत सारी बातें करनी है। अक्सर इनके जो बयान आते रहे हैं वो सुर्खियों में रहे हैं। कोई इसे विवादित बयान कहता है तो कोई इसे बड़बोलापन कहता है। कोई इन्हें सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाता है तो इनके फैन फॉलोअर्स इनकी जमकर तारीफ भी करते हैं। उन विषयों पर बात करने हैं, पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करनी है। 2 बार विधायक रहने के बाद उनका टिकट क्यों कटा, इस पर बात करेंगे। अलवर के राजघराने परिवार के पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह से इनका जमीनी विवाद क्या रहा, और एक और चौथा विषय जो हम शामिल करेंगे कि मौजूदा समय में जो विधायक हैं संजय शर्मा, उनसे अदावत कैसी, क्या टिकट कटने से या कोई और कारण। सिंघल साहब नमस्कार एक बार फिर। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले हम आपसे चर्चा करें, शुरुआत करें। हिंदुत्व का चेहरा आप माने जाते हैं, बहुत सारे बयान आपके सुर्खियों में रहे। आपने कुछ बयान तो ऐसे दिए जो पूरे देश भर में चर्चा रही। उसका मैं जिक्र करूंगा सबसे पहले कि आपने विशेष कम्युनिटी को, विशेषकर मेव मुस्लिम मतदाताओं को भी अपने घर पे आने पे रोक लगाई, पहला बयान। दूसरा बयान आपका ये भी आया था कि 2030 के बाद देश में मुसलमान राज कर सकते हैं। कुछ ऐसे विवादित बयान जो आपने दिए वो अक्सर विशेष जाति को लेकर, मुसलमानों को लेकर, मेवों को लेकर टिप्पणी करते हैं। क्या ये राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से होते हैं या फिर सुर्खियां बटोरने के लिए? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है इसका मैं सीधा सीधा उत्तर देता हूं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ जी,
तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आधार पर हुआ। ये तय हुआ कि जो हिंदू हैं वो हिंदुस्तान में रहेंगे और जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान चले जाएंगे। धर्म के आधार पर ही अलग देश की मांग की गई थी और उसको स्वीकार करते हुए पाकिस्तान अलग देश बना, जिसमें मुस्लिमों का जाना तय था। देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी जी, उन्होंने हरियाणा के मांडी खेड़ा में सड़क पर आड़े लेटकर कुछ ऐसी गाड़ियों को रोकने का काम किया जो यहाँ से लेकर मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ जा रही थी। और उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट भी की, निवेदन किया और एक सत्याग्रह टाइप उन्होंने करके मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोका। मेरा ये मानना है कि जिस समय जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था जी, और मुसलमानों ने अलग देश मांग लिया था जी, तो ये आर पार हो जानी चाहिए थी। उसके बाद लोगों को रोकना और मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका पर रुके हुए लोग, उन्होंने आज ये डिमांड उठानी शुरू कर दी है इस देश में कि हमारा अधिकार पहला है। या मौलाना मदनी जैसे और कुछ लोग तो ये कहने लगे हैं, अगर आपको हमारे परंपराओं से किसी भी प्रकार का कोई विरोध है तो हिंदू अपना दूसरा देश ढूंढ लें। वो तो अपना अधिकार जता रहे हैं। वो इस देश को भी अपना मानने लगे हैं। पाकिस्तान में जो हिंदुओं की संख्या थी विभाजन के समय, वो घटकर 1 से 1.5% रह गई है और उनकी स्थिति ये हो गई है कि उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं बची, उनकी जमीन जायदाद तो समाप्त कर ही दी गई है, उन लोगों के लिए रोजगार और नौकरियां नहीं बची, उन लोगों के लिए मान और सम्मान नहीं बचा। जब आर पार ही हमारे देश की इस हिंदुस्तान का टुकड़ा ही बंटवारा ही हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म के आधार पर हुआ था, फिर किस बात की सहिष्णुता बरती जानी चाहिए थी। इसलिए मेरा ये मानना है, जैसे आपने कहा कि आप एक विशेष, पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूं कौन सी विशेषता है? सीधा टारगेट आप मुस्लिम और मेव को, टटलूबाजी की विशेषता है, नकली सोने की ईंट बेचने की विशेषता है, साइबर फ्रॉड की विशेषता है, लोगों की गाड़ियों में माल भर के ले जाके उसको बेच देने की व्यवस्था है, लव जिहाद की विशेषता है, गाय काट कर खाने की विशेषता है। लेकिन कुछ लोगों के पीछे सिर्फ 100% सभी पूरी कौम को लपेटना ये भी ठीक नहीं। देखिए, जो कौम है ना, उस कौम का ऐसी स्थिति हो चुकी है कि मैं जितने लोगों के संपर्क में आया उनमें से मैंने कोई एक आध आदमी को भी भला नहीं पाया। या तो किसी न किसी अपराध में शामिल था, या किसी न किसी फ्रॉड में शामिल था, या किसी न किसी विशेष उद्देश्य को लेकर किसी हिंदू को तंग करके मेरे पास आए थे। इन सब चीज़ों से मुझे लगा कि इन लोगों का अब यहाँ आना बंद करना ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से स्वीकार करता हूं कि मैं कट्टर हिंदूवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं। इस देश में अब्दुल कलाम जैसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं। भाई, मेरा ये कहना है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हों या उनके जैसे कुछ और लोग या बहुत सारे ऐसे जिनसे मेरा वास्ता नहीं पड़ा, मैं उनके बारे में किसी भी प्रकार की कोई धारणा बनाने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मेरे समक्ष जिन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, जो लोग मेरे पास आए गए, या मैं ये कहूँ कि जो मेवात है, इस मेवात में रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने केवल अलवर को नहीं, भरतपुर को नहीं, पूरे मेवात को पूरी दुनिया में और देश में बदनाम कर रखा है। साइबर फ्रॉड दुनिया भर में हो रहा है, केवल हिंदुस्तान में नहीं, बाहर से भी साइबर फ्रॉड हो रहा है। तो मुझे सबसे सुगम रास्ता यही लगा कि एक एक की छटनी मैं भी कहाँ तक करूँगा। इसलिए एक लाइन में सबको एक साथ करके मैंने कह दिया, भाई आप लोग मेरे यहाँ नहीं आए, ना मैं आपके वोट को मांगूंगा, क्योंकि मैं एक नैतिक जिम्मेदारी वाला व्यक्ति हूँ। मैं अगर वोट मांगता हूँ और वो वोट देते हैं तो फिर मुझे उनके काम करने के लिए विवश भी होना पड़ेगा और जिम्मेदार भी रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने तय कर दिया, ना वोट लूंगा ना काम करूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके पास भी अपने नेता थे, दुरू मियां साहब थे, जुबैर खान थे, और भी लोग थे। तो मुझे भी ये था कि भाई मैं हिंदू समाज की ही सेवा कर लूंगा, इतना मेरे लिए पर्याप्त। ये हिंदुत्व की जो छवि है, मोदी सरकार आने के बाद में आपने सोचा होगा कि क्या इसी को भुनाया जाए, ये एक कारण था, या फिर मैंने जो पहले कहा कि सुर्खियां बटोरना एक मुख्य मुद्दा रहा। लेकिन इन सब के बावजूद आपकी मुखरता के बाद आप 2 बार के विधायक थे, राजस्थान में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक थे, लेकिन आपका टिकट क्यों कटा फिर? मैं भी अब सोचता हूं कि हमारी पार्टी सनातन की पार्टी है, गौ माता की सेवा करने वाली पार्टी है, भारत माता की सेवा करने वाली और भारत माता की जय बोलने वाली पार्टी है, जय श्री राम का नारा बोलने वाली पार्टी है जी। 2018 में मेरा टिकट जब कटा तो मेरे लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लोगों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए और गैर राजनीतिक लोगों के लिए, और देश भर में जो मुझे जानते हैं या मेरे बारे में जानते हैं, मेरी बातों के बारे में जानते हैं, उन्हें सबको आश्चर्य हुआ था। मेरा टिकट किसी भी आरोप से कटा हो ऐसा नहीं है। मेरा टिकट कटना था, इसलिए कटा। कारण तो काटना था लोगों को। जिन लोगों को काटना था उन्होंने काट दिया। किसने काटा?
हैं 2-3 लोग जिन्होंने मेरा टिकट काटा। सीधा कहें, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, सोशल मीडिया या जो टिकट लाता है उसी के ऊपर प्लेटफॉर्म आरोप पे। जाता है। टिकट लाने वाले ने अपने प्रयास किए, वो अलग बात थी कि वो मेरे मित्र थे। वो तो सभी प्रयास करते हैं, कोई उन्होंने भी अपने प्रयास कार्यकर्ता किए, होता है, लेकिन- हर आदमी प्रयास लेकिन करता मेरे है कि और उनके मुझे बीच में जो टिकट मिले। कमिटमेंट था वो ये था कि भाई हम लोग साथ हैं, साथ रहेंगे। अब वो जो भी हुआ उस पे विषय पे चर्चा करना मैं ज़्यादा उचित नहीं समझता, लेकिन मेरा मानना ये है कि अलवर जिला भी और राजस्थान भी हिंदुत्व की आवाज़ के रूप में कमज़ोर हुआ है। चाहे इसमें मेरा 2 बार नहीं 3 बार टिकट से वंचित होना पड़ा है मेरे को, और मैं ये कहूँ तो मुझे 2 चुनाव में 3 बार टिकट मिला भी है, और वो भी हिंदुत्व के कारण से ही मिला था। मेरे कोई दूसरे डायमंड जड़े हुए नहीं थे, या मेरे कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी जिसके कारण से मुझे टिकट मिलता। एक बहुत साधारण परिवार से निकल के आके विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मुझे, जो मैंने मूसाखेड़ा में 24 नवंबर 2005 को जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद उस घटना को उठाने की जो मेरी तीव्रता थी, मेरे आंतरिक जो आग थी, उससे मैंने उस घटना को उठाया। 6 दिसंबर 2006 को हमने जो अंतिम अरदास तीनों भाइयों की, बिरजू सिंह, दर्शन सिंह और प्रीतम सिंह की जो अंतिम अरदास कराई, उसमें 30,000 से अधिक लोग वहाँ इकट्ठा हुए। मुझे लगता है वो देश भर का आंदोलन बना, और उसके बाद मेरी उसी मुखरता के कारण से, मेरे उसी हिंदुत्व के काम के कारण से 5,000 से अधिक गायों को हमने कटने से बचाने का काम भी, मेरे जो अग्रज थे डॉक्टर के गुप्ता साहब और ऐसे जो लोग हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने लगभग 5,000 गायों को कटने से भी कसाईयों के हाथों से बचाया। हिंदू बहन बेटियां, मैं लंबी चौड़ी बात तो नहीं करता कि मैंने बहुत ज़्यादा, लेकिन 4 हिंदू बहनों को इसी शहर में हमने ऐसी जगह से जहाँ उन्होंने कथित विवाह कर लिया था, चाहे वो आर्य समाज में चले गए, चाहे वो निकाह जैसा उन्होंने कुछ किया, लेकिन उनको उनके घर से उठाकर लाने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। अलवर शहर में व्यापारियों से किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी करने वाले जो ये विशेष कहे जाने वाले लोग हैं, इनकी गुंडागर्दी को समाप्त करने का काम हमने किया। लोग, हिंदू लोगों के भूखंडों पर जो कब्जा करने का काम ये कर रहे थे, उसको कब्जे को रोकने का काम हमने किया। और मुझे लगता है कि उस समय जो टिकट का निर्णय करने वाले लोग थे, उन्हें लगा कि एक हिंदू की बात करने वाला युवा ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ठीक रहेगा, तो उन्होंने मुझे टिकट दिया। टिकट मिलने के बाद जब मैंने ये कहा, अफजल गुरु को फांसी लगने तक मालाओं का त्याग करता हूँ, इस कटिंग के आधार पर 2 दिन बाद मेरा पूरे 48 घंटे के बाद टिकट कटा, लेकिन वो मात्र 2 घंटे के लिए कटा। और मेरा सौभाग्य है कि 2008 के चुनाव में 14 नवंबर 2008 को मुझे पहला टिकट मिला, और 16 नवंबर 2008 को पुनः दूसरा टिकट मिला। मैं 14,000 वोट से जीतकर राजस्थान की विधानसभा में गया, और वहाँ जाकर मैंने वही अपना हिंदू का, गौमाता का, सनातन का, श्री राम जी का अपना गाना कभी बंद नहीं किया। 13 में मुझे फिर टिकट मिला। 2012 और 13 के बीच में मेरे साथ 2 घटनाएं भी हुई। एक घटना ये हुई कि मैंने कहा कि हमारी जो स्कूल की जो सीनियर सेकेंडरी क्लासेज की बच्ची हैं, उन बच्चियों के स्कूल यूनिफॉर्म को बदल कर स्कर्ट के ऊपर पैंट शर्ट या सलवार सूट कर दिया जाए। उसके पीछे मेरा मोटिव, मेरा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कोई स्कर्ट से परहेज है कि किसी के पहनावे से परहेज है। मेरा ये मानना था हमारा ये मेवात है, और यहाँ जो ये अनपढ़ गंवार टाइप के जो लड़के दिन भर बालों को आड़ा टेढ़ा बनाकर मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, और जो जिनका टारगेट हमारी हिंदू बेटियां हैं। अभी 5 दिन पहले अगर आप देखेंगे कि लव जिहाद का मामला आया था, जिसमें उस लड़की ने फिर पैसे के आधार पर पुनः उनके साथ रहना स्वीकार कर लिया। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन हम लोगों ने उसकी मदद करने के लिए तत्काल वहाँ पहुँचने का उस लड़की से मारपीट की गई थी, उसने खुद कंप्लेंट की थी, और फिर वापस कंप्लेंट की गई थी सरिये, लेकिन कार्रवाई ना करने के लिए भी उसने, पुलिस की महिला थी, उसने उस अपने मोबाइल में हमको उस बेटी के साथ की गई मारपीट के सरिये के निशान दिखाए थे। उसके बाएं हाथ का अंगूठा फ्रैक्चर था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कोई ना कोई सौदेबाजी ऐसी हुई, वो लोग तो, उनको लग रहा था कि मेरे पहुंचने के बाद शायद उसको परिवार को समस्या आएगी, उस मुस्लिम परिवार को, तो उन लोगों ने उनको लालच वालच दे दाके उनको फिर अपने पक्ष में कर लिया। तो मेरा ये कहना है, मैंने वो स्कर्ट वाली बात को इसलिए नहीं उठाया था कि मुझे कोई स्कर्ट से आपत्ति है। मेरा ये कहना था कि क्यों, जब आज लड़का और लड़की समान है, तो क्यों नहीं बेटियों को भी पैंट शर्ट पहनने का, कोट पहनने का, ब्लेजर पहनने का, टाई पहनने का अधिकार हम दें, वो उसको भी सर्दी और गर्मी से बचने का अवसर दें। और ये जो गंवार घूमते हैं, जो हमारी बेटियों के पैरों की फोटो तक खींच ले, मैंने अपनी आंखों से देखा खींचते हुए, तभी मेरा ये सारा प्रकरण हुआ था। इससे भी हमारी बहन बेटियों का हम सम्मान की सुरक्षा करें। लोगों ने इसका विषय बनाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे बहुत बड़ा गर्व है, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है जब मैं उस घटना को याद करता हूं। मेरी पार्टी ने तो मुझे ये कहा था, तेरा टिकट काटना ठीक है क्योंकि तेरे पीछे वो स्कर्ट का विवाद है। लेकिन जब मैं 2013 के चुनाव में वोट मांगने के लिए गया, तो इस शहर की माताओं ने और बहनों ने अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के, अपना परिवार का मुखिया समझकर दीपकों को थालियों में जलाकर मेरी आरती उतारी थी। काजू कतली और
ड्राई फ्रूट्स, और अगर किसी के घर के सामने में अचानक पहुंच गया तो चाहे वो 4 पतासे लाई या गुड़ लाई, मेरा मुंह मीठा कराकर अपने भाई के रूप में मेरा तिलक किया था, विजय तिलक। और इसका परिणाम हुआ 62,229 वोट से राजस्थान की सर्वाधिक बड़ी जीत। मैं सर्वाधिक बड़ी जीत इसलिए कहता हूं, आदरणीय घनश्याम जी की विजय मुझसे बड़ी थी, लेकिन वो वोटों में थी, परसेंटेज में नहीं थी। मेरे सामने सबकी जमानत जब्त हुई थी, पूरे राजस्थान में अकेला आदमी था जिसके सामने सबकी जमानत जब्त हुई थी। घनश्याम जी के सामने वाले की जमानत जब्त नहीं हुई थी। इसलिए प्रतिशत वाइज देखूं तो मेरे विजय सबसे बड़ी थी। मैंने काम, आज तक मैं दावा करता हूं, चुनौती से चेतावनी देता हूं, चैलेंज करता हूं, मेरे खिलाफ कोई 1 रुपए का आरोप लगा दे, रिश्वत का, भ्रष्टाचार का, किसी की जमीन को गलत तरीके से खरीदने का या किसी की जमीन पर कब्जा करने का, तो 1 रुपए के बदले में 1 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। लोगों के आरोप तो बहुत लगे थे। आपके विधायकी के दौर में आपने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, यहाँ तक कि शहर में जो टाइल्स बिछ रही थी उसमें आपने अपने पार्टनरशिप में या शेयरिंग में अपनी टाइल्स की कंपनियों के साथ में आपका टाई अप था। यहाँ तक कि सीवर लाइन का बड़ा काम हुआ, आपके टाइम में 1000 करोड़ रुपए के काम हुए, और उसमें बहुत अच्छी बात है, 100-200 करोड़ रुपए का खेल बनवारी सिंगल कर गए, ऐसे आरोप लगते रहे। लगभग 7-8-10 वर्ष के बाद मुझे आपने बहुत जोरदार विषय पर बोलने का अवसर दिया है, मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे एक डॉक्टर मित्र अलवर से देश से बाहर गए थे घूमने, उन्होंने मुझे आके बताया कि वहां दूसरे देश में जहां वो गए थे वहां सड़कों के बाद इंटरलॉक टाइल की व्यवस्था है और उससे धूल मिट्टी पोल्यूशन से बचाव होता है। मुझे भी वो अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, उन्होंने फोटो और वीडियो दिखाए थे। मैंने भी यहाँ अधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत की, यूआईटी और नगर परिषद को बुलाया, पीडब्ल्यूडी को बुलाया, और हमने भी सड़कों की दोनों साइड में इंटरलॉक टाइल लगवाने का काम प्रारंभ कर दिया। लोगों को लगा कि इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े स्तर पर इंटरलॉक टाइल लग रही है, इसका मतलब बनवारीलाल सिंघल की फैक्ट्री लग गई। शहर में सारे नाली मुक्त करने का मेरा एक सपना था, उसके लिए मैंने सीवरेज की लाइन के मिशन अमृत में पैसा पास करा के हम लोग लाए थे, उससे पूरे शहर में सीवरेज की लाइन डलने लगी। मेरा एक सपना था कि मैं शहर को बिजली के खंभों से और ओपन लाइन से मुक्त करके शहर की सारी लाइंस को, बिजली की लाइंस को अंडरग्राउंड करने का काम करूंगा। पानी का काम, चूंकि आजादी के समय से जो लाइन डली हुई थी उनमें से अधिक लाइन लीकेज हो गई थी, टूट गई थी, जीआई पाइप डली हुई थी, उनमें लोग रबड़ के टुकड़े लगा देते थे, ट्यूब बांध देते थे या छोटा मोटा टुकड़ा बदलते थे, उससे वो ठीक नहीं होता था। तो मैंने सरकार से बातचीत करके पूरे शहर की 1000 किलोमीटर पानी की लाइन बदलवाने का, मिशन अमृत और मिशन एनसीआर में बहुत सारे पंप हाउस बनवाने का, एक 285 के करीब बोरिंग लगाने का और सारे शहर की लाइन बदलने का, ये सारे काम मैंने किए थे। लोगों ने हर काम को मेरी पार्टनरशिप जोड़ दिया। पानी की लाइन डाल रहा हूं तो उसमें मेरी पार्टनरशिप है, सीवरेज की लाइन डल रही है तो उसमें मेरी पार्टनरशिप है, इंटरलॉक टाइल लग रही है तो मेरी पार्टनरशिप है। मैं पूछना चाहता हूं उन भ्रष्टाचारी आरोप लगाने वालों से, कहां गई वो सीवरेज की लाइन डालने वाली मेरी फैक्ट्री, कहां गई मेरी वो इंटरलॉक बनाने वाली फैक्ट्री, कहां गई मेरी वो पानी की लाइन डालने वाली वो मेरी पार्टनरशिप? क्या एक रात में खत्म हो गई? तो वो चिंगारी, वो धुआं, वो भ्रष्टाचार के आरोप उठे क्यों, कहां से उठे? भाई मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा सकता था, एक षड्यंत्र चलाया गया कि भाई ये आदमी इंटरलॉक टाइल लगवा रहा है, इसका मतलब इसने खुद ने फैक्ट्री लगा ली। कौन चलाता है ऐसे षड्यंत्र? राजनीतिक लोग चलाते हैं। कौन? उनमें कांग्रेस के लोग भी थे और विद इन पार्टी मेरी पार्टी के लोग भी थे, जिनको ये लगने लगा था कि ये आदमी सीट पर परमानेंट बैठ गया और हो सकता है ये आदमी जीवन भर इस सीट पर बैठा रहे। वो जीत गए, आप हार गए। हाँ, जीत उन्हीं की हुई, यही मानता हूं मैं, क्योंकि झूठ, जैसे आपने देखा, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, आप एक सेंट की शीशी लाकर कहीं पटक दीजिए, उसकी खुशबू एक कमरे में भी नहीं फैलेगी, लेकिन उतनी ही मात्रा में आप गंदगी लाके पटक दीजिए, वो आसपास के वातावरण को भी दुर्गंधित कर देगी। इसी तरह से जो दुर्गंध फैलाने वाले लोग थे, उनका काम था सुबह अपने घर की रोटी खाकर निकलना, मेरे खिलाफ दुर्गंध फैलाते हुए फिरना। वो परसेप्शन चलता चला गया। मेरे को भी ये पता नहीं था कि ये गंदगी इतनी दूर तक जाएगी। शहर के भोले भाले व्यापारी लोग दुकान पर बैठ बैठ के जिस बात को सुनते थे, उन्होंने आगे कहना शुरू कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने वाला यही बनवारीलाल सिंघल था, गुंडा राज से मुक्ति दिलाने वाला यही बनवारीलाल सिंघल था। मे बोर्डिंग के ऊपर जब नंगे लोग नहाते थे, तब मोहल्ले की बहन बेटियां वहां से नीचे नजर करके निकलती थी, उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। उन गुंडों से मुक्ति दिलाने वाला बनवारीलाल सिंघल था। लोग कहते हैं आपके पास में मैं मुस्लिम और इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहूं आपको, विकास मैंने 1300 करोड़ रुपए के कराए थे। क्या वो विषय नहीं है? क्या शहर में लोगों को आराम से पानी मिलने लगा था वो विषय नहीं है? क्या रंगदारी विषय नहीं है?
लोग गुंडागर्दी करें मैं उनसे सीधा लड़ूं ये विषय नहीं है। क्या मूसाखेड़ा में मर्डर हो जाए मैं उनसे लड़ूं ये विषय नहीं है। क्या एक सुनार की दुकान लुट जाए वो हिंदू ही होंगे, वो तो मुसलमान नहीं थे। सबसे पहले कौन पहुंचा? करण मल्होत्रा की हत्या मुसलमानों ने सरेआम सड़क पर कर दी। उसके घर पर सबसे पहले कौन पहुंचा? 5 दिन बाद मैं गया हूं, उससे पहले कोई भी गया हो तो अपना नाम बता दे। किसी भी पार्टी का नेता गया हो तो अपना नाम बता दे। ये सुनार मोहन सोनी की दुकान पे मैं चंडीगढ़ था, 3 दिन तक मैं नहीं गया, तो कोई गया हो तो वो अपना नाम बता दे। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन घटनाओं पर मेरे जाने के बाद लोग बाग जाते हैं, क्योंकि वो एक चुनौती खड़ी कर देते हैं। क्यों नहीं जाते भाई? जिनकी जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं संभालते? मैंने दैनिक जन सुनवाई का मुद्दा दिया था शहर को, लोगों को अपनी बात कहने का अवसर दिया था। लोग आते थे, अपनी बात कहते थे, मैं सीधा फोन करता था, कॉन्फ्रेंस पे अधिकारियों को, कर्मचारियों को लेता था, उनके विषय पे उनके निस्तारण कराता था उनकी समस्याओं की। बात बहुत सारी है। दरअसल क्या है कि आप जो हमें पॉइंट्स गिनवा रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, विकास की बात करते हैं, हर जगह आप अग्रेसिव रहते हैं, अधिकारियों से काम कराते हैं, ये सारे मुद्दे हैं, ये आप अपनी बात रख रहे हैं। टिकट क्यों कटा फिर आपका? बात वही आती है। टिकट हमारे हाथ में नहीं होता, टिकट वालों के हाथ में होता है। और या सीधा सीधा आपने जो विशेष समुदाय को लेकर टिप्पणियां की वो एक कारण रहा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर उन कारणों से मेरा टिकट कटा तो मैं पूर्व में भी एक बार, आपने मेरा जब टिकट कटा था तब आपने मेरा इंटरव्यू किया था, मुझे याद आता है। मैं आज भी अपना उसको परम सौभाग्य मानता हूं। मुझे टिकट मिला भी तो इसीलिए था कि मैं कठोरतम हिंदू हूं, दृढ़ हिंदू हूं, हिंदुत्व के लिए दृढ़ हूं। पर पार्टी बीजेपी तो हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, फिर ऐसे आदमी का टिकट क्यों कटा? अब ये काटने वाले जाने। मेरा मानना यह है कि टिकट गलत काटा गया। आज भी अगर मान लो मेरा टिकट नहीं कटा हुआ होता तो मैं नहीं कहता कि भाई ठीक है, जिनको टिकट दिया उनको और भी कहीं एडजस्ट कर सकते थे। मेरा उनसे कोई विरोध ना था ना है। दूसरी बात कहता हूं, अगर मेरा टिकट होता और मैं आज भी विधायक होता तो ये जिस तरह की व्यवस्थाओं को हम देख रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाओं पर शायद होने नहीं देता मैं। दूसरी जो बात आती है कि कंटिन्यूटी में नए कार्यकर्ताओं को, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। और टिकट अगर दूसरे को मिल भी गया, मान लो संजय शर्मा टिकट ले आए, तो इसमें इतनी अदावत क्यों होगी आप दोनों के बीच में? आप एक दूसरे से नजरें तक चुराते हैं। इसके पीछे कुछ और कारण है। 1-2 बार ऐसी चीजें हुई जिन चीजों के कारण से मुझे लगा कि भाई साथ बैठना संभव नहीं हो पा रहा है। हमारा कोई मुख्य कारण तो यही होगा कि वो आपके टिकट काट करके संजय शर्मा जी टिकट ले आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट काट के ले आना, जबकि उससे पहले आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। बहुत अच्छी, गहरी। 3 लोगों को हमको यही माना जाता था, मेरे को, रामेश जी को और संजय शर्मा जी को, जी, कि भाई ये लोग साथ ही रहते हैं अक्सर। लेकिन अब उसके पीछे कुछ ऐसे कारण भी रहे जिनका बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम किया जाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। कट गया टिकट, कट गया। पॉडकास्ट में ही पोस्टमार्टम होता है। हाँ, आप करिए ना। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, मेरा टिकट जिस समय कटा उस समय टिकट कटने की स्थिति ना मुझे लग रही थी। इतना अवश्य है कि मैं एश्योर्ड था, 100% निश्चिंत था कि 62,229 मतों से जीते हुए व्यक्ति का टिकट नहीं कटता है। मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं था। मैं इन झूठे आरोपों को आरोप नहीं मानता। वो तो मोदी जी के खिलाफ लोग रोजाना लगा रहे हैं, अमित शाह जी के खिलाफ लोग रोजाना लगा रहे हैं, भजनलाल जी के खिलाफ लोग रोजाना लगा रहे हैं। और किसके खिलाफ नहीं लगा रहे? किसी के कोई पीए के नाम लगा रहा है, किसी को कोई निकटतम जो साथ रहते हैं उनके खिलाफ लगा रहा है, रोज लग रहे हैं। अगर कोई आरोप प्रमाणित हो तो वो आरोप, अन्यथा मिथ्या आरोप, झूठे आरोप। उन झूठे आरोपों से विचलित होने की आवश्यकता मैं समझता भी नहीं हूं। आपस में नहीं बनती तो नहीं बनती, कोई बड़ी बात नहीं है कि सारी दुनिया 145 करोड़ लोग हैं, सबकी एक दूसरे से बनेगी। नहीं बनती तो नहीं। चलिए आगे सवाल पे हम बढ़ते हैं। अलवर का राज परिवार है, भंवर जितेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री जी। चुनावी टाइम में तो आपने खैर अपने अंदाज में उनके साथ राजनीतिक दौर को देखा ही है और चुनाव लड़े हैं उनके सामने, वो सारी स्थितियां रही हैं। लेकिन एक विवाद, ज़मीनी विवाद उनके साथ में, जो उनकी ज़मीन आपने खरीदी, उनके दादा तेज सिंह से आपने जो एग्रीमेंट कराया, कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट में भी वो मामला चल रहा है। लेकिन अगर आपको ज़मीन खरीदनी थी तो आपने जितेंद्र सिंह की बजाय तेज सिंह को क्यों संपर्क किया? जमीन ही तेज सिंह जी की है, आज भी तेज सिंह जी की है। वो बताया जाता है कि वो अस्वस्थ रहते थे, उनकी याददाश्त नहीं वो थी। तो कोर्ट ने और तय कर दिया, अलवर की कोर्ट ने तय कर दिया और दोनों कोर्ट ने तय कर दिया। वो फर्जी एग्रीमेंट, वसीयत जो बनाया आपने, इकरारनामा वगैरह। मैं आपको बताता हूं, अलवर के अंतिम शासक सवाई तेज सिंह जी वो राजा थे
और जब वो अलवर रहते थे तब भी, और अलवर से बाहर चले गए, दिल्ली चले गए तब भी, उन्होंने स्वयं कभी कोई काम नहीं किया। उनके एक दीवान थे शादीलाल जैन, उनके द्वारा वो काम करते थे, अलवर में थे तब। और जब वो दिल्ली चले गए तो एक अमरराज लाल बैरिस्टर थे, बार एट लॉ, अमरराज लाल जी, उनके माध्यम से वो काम करते थे। और ये एक डिग्निटी का कैडर भी है कि वो छोटे छोटे कामों के लिए कहीं उठ के नहीं जाएंगे, वो काम करते थे। उन्होंने अपने अटॉर्नी के थ्रू अपनी ज़मीन का सौदा हमारे साथ किया। उस ज़मीन को जितेंद्र सिंह जी ने, मैं तो कहूँगा बदनीयती पूर्वक अपनी बता के कोर्ट में केस कर दिया। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अलवर के राज परिवार का, आदरणीय तेज सिंह जी के समय में, जब देश का गणतंत्र स्थापित हो गया, देश आज़ाद हो गया, तो रियासतों का विलीनीकरण हुआ। और रियासतों के विलीनीकरण के समय अलवर रियासत का जब विलीनीकरण हुआ तो अलवर का भी एक जो परिपत्र बनना था वो तैयार हुआ। और उस परिपत्र के मुताबिक अलवर के राजा तेज सिंह जी के खाते में 30 स्टैंडर्ड एकड़ लैंड छोड़ी जानी थी। ये पूरी देश और दुनिया में हुआ है। जब मर्जर ऑफ एस्टेट हुआ है, रियासतों का विलीनीकरण हुआ जी, उस समय भारत सरकार के साथ राजाओं का एक कोवेनेंट तय हुआ। कोवेनेंट बना है, दस्तावेज है, वो मेरे पास भी है। उस कोवेनेंट के हिसाब से अलवर के राज परिवार को मात्र 30 स्टैंडर्ड एकड़ लैंड इनकी खातेदारी में रहनी थी। इसके अतिरिक्त जो जो जमीन जायदाद इनको दी जानी थी वो सब तय हो गई। अब अगर जो चीजें तय हो गई, उस तय हो जाने के बाद जो जमीनें, उनका जो मुकदमा चल रहा था तेज सिंह जी का, उस मुकदमे में 21/6/2005 को उनके खिलाफ वो सीलिंग का मुकदमा तय हो गया। 18/4/2005 को उन्होंने हमको जमीन बेच दी थी। तब तक हमारे सीलिंग का मुकदमा जानकारी में नहीं था। 21/6/2005 को, यानी यूं समझिए कि हमारे एग्रीमेंट के 2 महीने बाद लगभग उनके सीलिंग का मुकदमा तय हो गया। अलवर में कलेक्टर दिनेश कुमार थे, गिरीश पाराशर एसडीएम हुआ करते थे जी। फैसला तय होने के बाद फिर महाराज तेज सिंह जी ने 12/9/2005 को अपना जो 30 स्टैंडर्ड एकड़ लैंड है उसकी सूची देते हुए बाकी जमीन को सरेंडर करने का लेटर दे दिया। लेकिन इससे पूर्व जितेंद्र सिंह जी 17/8/2005 को RAA अदालत में 21/6/2005 के फैसले को लेकर अपील में चले गए। एक अपील उन्होंने स्वयं की ओर से की जिसमें उन्होंने बहुत सारी जमीनों को खुद का बताया। उसमें जो तेज सिंह जी ने हमको बेच रखी थी उसमें भी उसको भी अपनी बता दी, और अलकापुरी पूरी कॉलोनी खुद की बता दी, जिसको UIT 50-60 साल पहले एक्वायर करके उस पर प्लॉट काट चुकी है। सीलिंग से पहले का मामला है ना वो तो जी, सीलिंग के पहले का मामला है ना वो तो। उससे पहले UIT ले चुकी। सीलिंग के पहले का नहीं, सीलिंग के निर्णय के पहले का, सीलिंग के अंडर चल रहा था तब तो मामला है। 17/8/2005 को ये एक अपनी अपील अपनी तरफ से लगाते हैं और दूसरी अपील अपने दादा की तरफ से लगाते हैं। जब ये अपने दादा की तरफ से अपील लगा रहे हैं तो जब अटॉर्नी कोई पेश होता है किसी अदालत में, तो जिस व्यक्ति की ओर से अटॉर्नी पेश हो रहा है उस व्यक्ति को स्वस्थ चित्त मानते हुए ही पेश हो सकता है। किसी बीमार व्यक्ति का या मानसिक बीमार व्यक्ति का कोई आदमी अटॉर्नी किसी देश की अदालत में नहीं हो सकता, यह कानून सम्मत है। जितेंद्र सिंह जी किसको धोखा देना चाहते हैं, अदालत को या स्वयं को? उन्होंने अदालत में कहा कि मैं तेज सिंह हूं। जब वो स्वयं तेज सिंह है तो वो स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं? इसका मतलब जितेंद्र सिंह जी स्वयं अस्वस्थ हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनको ये पता ही नहीं। एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया था यह मामला, वो RAA का मामला, RAA का मामला। उस RAA के मामले के बाद हम लोग गलत फैसला दे दिया। उसने CB शर्मा बैठे थे, उन्होंने गलत फैसला दे दिया। हम रेवेन्यू बोर्ड गए, रेवेन्यू बोर्ड में चुपचाप लिख के दिया है कि 944 और 948 मेरे नहीं है। अरे जिनका नीचे फैसला करा के ले जा रहे हो, ऊपर खुद लिख के दे के आ रहे हो, गलती से मेरे नाम पे दर्ज हो गए। आपने ही तो एप्लीकेशन लगाई थी, आपने ही तो प्रार्थना की थी, मेरे हैं। फिर अलकापुरी कॉलोनी को निकाल दिया और हमको जो तेज सिंह जी ने बेच रखा है उसको आपने निकाल दिया। और उसके बाद वहां से इन्होंने चुपचाप उसका फैसला कराया, जिसकी शिकायत हमने रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन से की। और रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन ने तत्काल उस फैसले पर रोक लगाई अपने मेंबर के पे, और रोक लगाकर DB बनाकर उस पर स्टे किया। उस स्टे के खिलाफ ही राजस्थान हाईकोर्ट आए और राजस्थान हाईकोर्ट में आज तक फैसला है, उस पर स्टे है। वो यूं की यूं खड़ा है वो सीलिंग, यानी जो सीलिंग का फैसला हुआ था आज वो लागू है। महाराज तेज सिंह जी ने जो जमीन हमको बेची थी उसकी रजिस्ट्री के लिए हम कोर्ट में गए थे। कितनी जमीन खरीदी थी? 4.5 बीघा जमीन है। हम उसके लिए कोर्ट में गए, रजिस्ट्री का हमने दावा किया, और रजिस्ट्री के दावे में गलती से मेरा मानना यह है कि बाई मिस्टेक ही हुआ है वो, या गफलत में हुआ है वो फैसला। यूं हुआ है कि ADJ साहब ने ये तो मान लिया कि एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी तो सही है, लेकिन इनका पैसा लौटा दिया जाए। जब हमारे एग्रीमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी सही है तो पैसा क्यों लौटाया जाए? हमारी जो प्रेयर है वो थी रजिस्ट्री की, तो रजिस्ट्री का आदेश दो आप। और दूसरा जो इन्होंने अपने दादा को
मेंटल डिसेबल घोषित कराने के लिए एक मुकदमा किया था, जी। उसको खारिज कर दिया कोर्ट ने। तो मेरा मानना है दोनों फैसले हमारे पक्ष में है। जो ये जिसमें ये हुआ था कि हमको 6% ब्याज सहित ये पैसा लौटाएंगे, उसके खिलाफ भी हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो इनके पक्ष में कोई फैसला नहीं है। रजिस्ट्री होगी, दावे से होगी, क्योंकि हमारी खरीद जायज है। दोनों कोर्ट ने, दोनों एडीजे कोर्ट ने, एडीजे 3 और एडीजे 4 दोनों ने हमारे एग्रीमेंट और रजिस्ट्री को जायज माना है, वाजिब माना है। हमारे पेमेंट को जो ड्राफ्ट से दिए हुए हैं उनको वाजिब माना है। आज की तारीख तक जमीन तेज सिंह जी की खातेदारी में है। हमारा अब झगड़ा इनसे क्या है? इन्होंने उस जमीन पे फालतू के जो मुकदमे किए, उनके बदले में हमने भी फिर इनकी जो कुंडली है वो निकाली है। और उसमें यह कि तेज सिंह जी के पास कुल 30 स्टैंडर्ड एकड़ जमीन हो सकती थी, तो भंवर जितेंद्र सिंह के पास 500 एकड़ जमीन कहां से आ जाएगी? जितनी इनके दादा के पास थी वही तो होगी, या इन्होंने खरीदी है। अगर खरीदी है तो हिसाब रख दे। वो जमीन तो सरकार की है, सरकार के पास जाएगी, आज जाएगी या कल जाएगी, समय है। क्योंकि बहुत से लोग सामने से और बहुत से लोग पीछे से इनकी मदद कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से कानून अपना काम कर जाए और सरकार इनकी जांच कर ले, तो कल ईडी आके इनके सब, इन्होंने मेरे खिलाफ थोड़े अत्याचार थोड़े किए हैं, आयकर का इन्होंने मेरे यहां करवा दिया। उसके बाद पुलिस में एफआईआर इन्होंने हमारे खिलाफ करवाई फर्जी। हमने सारी चीजें प्रमाणित की हैं। स्टाम्प गुड़गांव से खरीदा, स्टाम्प के बाद नोटेरी गुड़गांव का, भुगतान गुड़गांव में, पेमेंट दिल्ली में, महाराज तेज सिंह जी के खाते में वो हमने सर्टिफिकेट लेके दिया है, ड्राफ्ट से भुगतान है। ये तो जैसी आदत इनको पड़ रही है, कभी डाक बंगले के पास की जमीन कब्जा कर लेते हैं, कभी विजय मंदिर के पास की जमीन कब्जा कर लेते हैं। चलिए, ये आपके व्यक्तिगत मामले भी हो सकते हैं, ज़मीनी विवाद हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर भी आपकी खिलाफत बहुत है। ये तो हर स्थापित व्यक्ति की हो जाती है, हर सफल व्यक्ति की हो जाती है। सफल व्यक्ति कोई भी हो, उसके खिलाफ फिर एक मॉब खड़ा होता है कि इस व्यक्ति को रोका कैसे जाए। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अडानी और अंबानी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? रिक्शा तांगे वाला भी अडानी अंबानी को गाली दे रहा है। राहुल गांधी की कौन सी पार्टनरशिप है अडानी अंबानी के साथ जो उन्होंने पैसा खा लिया? कांग्रेस के छोटे से छोटा कार्यकर्ता अडानी अंबानी को गाली निकाल रहा है। उनके बाप का क्या खा लिया अडानी अंबानी ने? एक माहौल बनाया गया। नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ किस किस तरह की पोस्ट नहीं डाल रहे लोग। देखो, मैं एक बात कहता हूं, जो व्यक्ति अपने पथ पर आगे बढ़ रहा है और पीछे नहीं देख रहा, तो पीछे से भौंकने वालों की लाइन लगी जाती है। मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की है, मेरा दोष है। मैंने हमेशा एक बात समझ के चला हूं मैं तो, कि आगे भी बहुत बड़ी मंजिल मेरे सामने है। लोग तो कहते हैं कि बनवारी सिंगल की पारी खत्म हो गई। देखो, ये तो ना तो मैं तय करने वाला हूं और ना लोग तय करने वाले हैं। ऐसा कहने वाले जो लोग हैं, वो पार्षद का चुनाव भी अगर लड़े तो निश्चित रूप से उनको ये तो पता लगे कि लोग उनकी पारी खत्म कर रहे हैं कि मेरी पारी खत्म कर रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर, राजनीति में कभी किसी की पारी खत्म नहीं होती। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, राजनीति एक ऐसा जबरदस्त काम है, लोग फिर फिर कर याद करते हैं। आज तो पूरा शहर मुझे याद कर रहा है। पारी तो उसकी खत्म होती है जिसको लोग कहते हैं अरे गया यार, क्या रखा था उसमें, कुछ नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। आज हर घटना पर लोग मुझे याद करते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इस सुनार के जो मारपीट हुई थी, उसके लूटपाट हुई थी, उसकी मारपीट के बाद जो उनको पुलिस ने पकड़ा है और उनके प्लास्टर बंधे हुए हैं, उनको सड़क पे चला रही है पुलिस, उनका जुलूस निकाल रही है। मैंने मात्र वो वीडियो है जो मेरा भी नहीं है बनाया हुआ, किसी ने मेरे को भेजा, मैंने उसको डाल दिया, 1 लाख लोगों ने उसको देखा है। ये लोकप्रियता है। नहीं, अगर 5 लाख लोगों में से, हमारा लगभग 35 से 40 मिनट हमें यहाँ पर हो गए बैठ करके बात करते हुए। पूरी आपने अपनी हिस्ट्री हमारे आगे रखी है, हिंदुत्व की बात की, अपने कामों को बताया है। लेकिन जब आपका टिकट कटता है, लेकिन जनता आपके समर्थन में नहीं देखी। 1000 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाए आप। मैंने प्रयास नहीं किया कि आपके साथ कम से कम एक पूरा शहर एक हो जाता, शहर बंद हो जाता। बनवारी सिंगल को टिकट क्यों काटा गया? कोई ऐसा माहौल नहीं बन पाया आपके पक्ष में। मैं 1% भी, मैंने एक भी व्यक्ति से अगर ये कहा हो कि आप मेरे पक्ष में चलिए, एक भी व्यक्ति से, मैं किसी को दोष इसलिए नहीं देना चाहता। 1000 आदमी इकट्ठा होता कि 10,000 होता कि 50,000 होता, मैंने अगर ट्राई की होती तो मुझे पता लगता। लेकिन जिसको टिकट मिला आपने उसको हरवाने का प्रयास किया? नहीं, एक व्यक्ति बता दे जिसको मैंने मेरे परिवार सहित भाजपा को वोट नहीं दिया हो, मैंने बता दे, या मेरे एक भी व्यक्ति को। भाजपा को दिया, लेकिन व्यक्तिगत तो आप, व्यक्ति कौन होता है? मैं भी भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ा। आपने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि हरवाना है चुनाव। बिल्कुल झूठ है ये। मेरे एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के काम में लगा। जो कल आपके कार्यकर्ता थे, आज दूसरे कार्यकर्ता वहां चले भी जाते हैं। ये सिस्टम है। देखिए, तो सारी बातें फिर सामने आई जाती हैं।
कौन किसके बारे में क्या बात करता है, ये उसका अपना सोच है। लोग बाग एक दूसरे से गलवैया किए फिरते हैं इंटर पार्टी। हम तो आरोप नहीं लगाते। कोई एमएलए है तो, और कोई मंत्री है तो, और कोई मंत्री थे तो, लोग एक दूसरे के गलों में बाहें डाले फिरते हैं। फिरो ना। हम धर्म पर टिके लोग हैं। हमको 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर, 2 चुनाव में 3 बार टिकट देकर विधायक बनाने का काम किया। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता हो तो मेरे को तो पार्टी की निष्ठा, पार्टी के प्रति निष्ठा है, वरना मैं भी कर देता और लोगों की तरह। मैं कभी भी किसी चुनाव में कोई भी आदमी कह दे, जितनी मुझसे बन पड़ा है, मैंने हमेशा पार्टी का काम किया है। कोई आदमी अगर मुझको कहेगा नहीं मेरा अपना काम करने के लिए, तो मैं करने के लिए, कोई बहुत काम है ना। जब मेरे को जब भी निर्देश मिला है, जैसा भी मिला है, अलवर का मिलो, भरतपुर का मिलो, मथुरा का मिलो, इसके अलावा मेरे को 5 जगह पार्टी ने उस टाइम 2013 में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, 5 जगह प्रभारी बनाकर भेजा स्वराज संकल्प यात्रा का, उनमें मिलने का काम हो। अभी मथुरा जिले में 2 महीने तक रहा, मैं ऐसी सीट जीत कर दे के आया मथुरा जिले की, एक जो 1952 में विधानसभा के गठन से अब तक पहली बार जीती है। एक आदमी 52 साल से, पूरा 52 साल से एक ही आदमी विधायक था, उसको हरवाने का भी हम लोगों ने टीम वर्क करके हरवाने का काम किया। आपके अभी मैं पार्टी की बात कर रहा था कि पार्टी के लोग ये आपकी खिलाफत बहुत करते हैं, और खासकर चलो ठीक है संजय शर्मा जी टिकट ले आए, आप कि उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठी, लेकिन आपके गुरु माने जाते हैं ज्ञानदेव आहूजा, क्या कहेंगे उनके बारे में? सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं उनको सम्मानित व्यक्ति मानता रहा हूँ, राजनीतिक गुरु नहीं। गुरु इसलिए नहीं कि मैं राजनीति में था। जब वो 1993 में टिकट लाए थे तो मैं राजनीति में ही था, और मैंने 1985 और 90 में रघुवर दयाल जी के लिए तो कहते हैं उंगली पकड़ के मैं लाया था बनवारी लाल सिंघल को। मैं तो फिर भी उनका सम्मान करता हूँ, मेरे लिए फिर भी सम्मानित हैं वो मुझे मेरे ससुर साहब की वजह से अपना रिश्तेदार मानते थे। या ऑन स्क्रीन खुल के नहीं बोलना चाह रहे? नहीं, मेरे को खुल के बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? मैंने कौन सा कोई किसी से कुछ ले नहीं रखा। टेलीफोनिकली तो आपकी हॉट टॉक्स भी हुई है। अब वो तो घर परिवार की बात थी, उस घर परिवार की बातचीत, रिलेशन के रहते हैं तो कुछ भी हो सकता है, बाप बेटे में भी हो जाता है, भाई भाई में भी हो जाता है। हुआ तो है। अब ये चीजें कोई मेरे को याद भी नहीं है। वजह क्या रही? कुछ भी वजह नहीं होती हैं, मनमुटाव होते हैं। कुछ लोग इधर उधर के लोग आके किसी न किसी कान में कुछ न कुछ कह देते हैं, और अगर हम सत्यापन किए बिना कोई बात इधर उधर करेंगे। तो रामगढ़ से टिकट मांगा था इसलिए? मैंने बिल्कुल खुलकर मांगा था, और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ आज जी। मैंने जिस दिन रामगढ़ से टिकट मांगने की शुरुआत की थी, उस दिन मैंने पहला फोन भी ज्ञानदेव जी को किया था कि मैं रामगढ़ से टिकट मांग रहा हूँ, आपकी जानकारी में डाल रहा हूँ, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और टिकट मैंने कौन सा वाला मांगा था? उपचुनाव वाला, सुखवंत सिंह जी को जो मिला। जी। 2018 और 23 में तो मैंने स्वयं ने जा जाकर मना किया, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैंने 18 और 23 में हाँ की होती तो मुझे लगता है निश्चित रूप से टिकट मिल जाता, लेकिन मैंने मना किया, मुझे अलवर से ही चुनाव लड़ना है। अलवर को मैंने सजाया भाई। ये अलवर की भूमि भंवर जितेंद्र सिंह की भूमि कही जाती थी। लोग कहते थे भंवर जितेंद्र सिंह कुत्ते के गले में पट्टा डाल के भेज देगा तो वो जीत जाएगा। ऐसी परिस्थिति में पार्टी ने 8वें टिकट मुझे दिया, तब मैंने भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट डाल के दी। उसके बाद 50-50 हजार से लोकसभा चुनाव में शहर को जीतने की आदत डालने का काम कार्यकर्ताओं के बल पे ही तो हुआ है। हम लोगों ने कुछ किया है ना। भंवर जितेंद्र सिंह की पोल निकाली ना जनता के सामने। ये भंवर जितेंद्र सिंह अलवर के रहने वाले, और 50-50 हजार से 2 बार हार गए। अब की बार फिर शहर से 52 हजार से भूपेंद्र जी जीते हैं, तो इसमें सब कार्यकर्ताओं का पसीना और खून लगा है। चलिए जाते जाते भविष्य क्या देखें बनवारी सिंघल जी का? भविष्य तो किसी का भी राजनीतिक बंद है। वो राजनीतिक दृष्टि से तो अभी आशा जिंदा है, हम भी जिंदा हैं, ना हम बुढ़े हुए हैं, लक्ष्य ना हमारी आत्मा मरी है। आज भी जहां हिंदुत्व की बात आती है, सबसे पहले पहुंचने वाले आदमी का नाम आप खुद बता दीजिए, वो बनवारी लाल सिंघल होगा, बिना किसी परिणाम की परवाह किए बिना। हो सकता है मेरे खिलाफ किसी भी तरह का कोई दूसरा आरोप भी लग जाए, हो सकता है ये करण मल्होत्रा की हत्या हुई, इसमें क्यों नहीं गए दूसरे लोग? मैं सवाल खड़ा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबसे पहले जाना चाहिए था। हमारा राज, हमारी जिम्मेदारी है। हमारे राज में अगर शहर के बिल्कुल पास, शहर के बिल्कुल एकदम उस क्रॉसिंग पॉइंट पे जहां शहर की सीमा है, वहां अगर हत्या हो जाए और हमारे लोग नहीं जाए, मेरा मानना है ये पार्टी के काम को कमजोर कर रहे हैं। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास की पार्टी है। क्यों नहीं गए हमारे लोग? अगर उनको ये लगा कि इसमें हमारे जाने से हमारी सरकार के खिलाफ वातावरण बनेगा, नहीं जाने से वातावरण सरकार के खिलाफ बनता है। मैंने जाकर उस परिवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा विश्वास दिलाया। सीएमएचओ साहब से बात की, पीएमओ साहब से बात की, एसपी साहब से बात की, आईजी साहब से बात की, और मैंने कहा न्याय मिलेगा। इस सुनार की दुकान पे मेरे से पहले कोई नहीं गया, मैं गया।
मैं सरकार की ओर से गया, यही कहना चाह रहा हूँ। सरकार की ओर से जाके मैंने कहा मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से विश्वास दिला रहा हूँ, हमारी सरकार केंद्र में और राज्य में है, न्याय होगा, आपका माल बरामद होगा। एसपी साहब से मैंने बात की, उन्होंने कहा आप इनको विश्वास दिला दीजिए साहब, निश्चित तौर पर हम पूरी ताकत लगा रहे हैं और चोर पकड़े जाएंगे, डकैत पकड़े जाएंगे। मेरी जिम्मेदारी है भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज से नहीं हूँ, 40 वर्ष से। 1985 में युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना था रामगढ़ का, 40 वर्ष हो गए पूरे। 1985, 40 वर्ष पुराना कार्यकर्ता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी का। तो कहीं भी मुझे लगता है कि मेरी पार्टी के नाम को कमजोर करने के लिए कहीं भी कोई कमजोरी आ रही हो, मैं सबसे आगे पहुंचता हूं। परिणाम कुछ भी हो जाए ना, कोई मेरा नाम खराब ही तो कर देगा, कोई यही तो कहेगा पार्टी की खिलाफत। पार्टी की खिलाफत कहाँ है? लोग शव को लेके बैठ जाएं और हमारे लोग नहीं जाए, क्यों? हमारी सरकार है, हमारी सरकार नहीं हो और हम नहीं जाए तो कोई बात नहीं है, हमारी सरकार है, जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर परेशान पीड़ित नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं आया। बनवारीलाल सिंघल पहुंचता है और पहुंचेगा, अपने विषयों को ना छोड़ा है ना छोड़ूंगा। हिंदुत्व मेरा मूल विषय है, अगर आगे भी मुझे इसका और दुष्परिणाम भी झेलने पड़े तो बनवारीलाल सिंघल कभी पीछे हटने की स्थिति में नहीं है। तो आपने सुना, ये है बनवारीलाल सिंघल। वाकई ये मुखरता खासकर हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं। आज भी उसी अंदाज में हमारे साथ इस पॉडकास्ट के इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो एक अच्छा लगा, आप लोगों ने भी सुना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिंघल साहब, आज आपने हमारे स्टूडियो में समय निकाला उसके लिए। जय श्री राम। तो अगली बार फिर हमारे इस अनकट प्रोग्राम में मुलाकात होगी किसी और ऐसी ही शख्सियत के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।